नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं आप इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं रवीश की रिपोर्ट के दूसरे सीजन के चौथे संस्करण में। उन्होंने लव जिहाद के मुद्दे पे काफ़ी लिखा है और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने आजकल में जो अर्नब को बेल दे दी उसके बारे में लिखा है, और उसके साथ ही तमाम छोटे छोटे मुद्दों पे कि कैसे चीन के साथ जो है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस कैसा चल रहा है, और वो कटाक्ष वाला जो उनका स्टाइल है तो उसके ऊपर इस पूरे वीडियो में हम सबसे ज़्यादा लव जिहाद वाले पोर्शन पे ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि न सिर्फ रवीश ने बल्कि कई और संस्थाओं ने और कई और स्तंभकारों ने लगातार इसके ऊपर लिखना शुरू किया है। क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की सरकार, शायद कर्नाटक की भी सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, ये तीनों सरकारें लव जिहाद को लेके एक कानून बनाने के ऊपर बात कर रहे हैं, और उन्होंने पब्लिकली ऐसे बयान दिए हैं कि हम इस बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर हम एक कानून लाने जा रहे हैं कि जो भी लोग पहचान छुपाकर हिंदू बहु बेटियों का या किसी का भी, मतलब ये एक तरह से धोखाधड़ी होता है कि आपका नाम सलमान है और आप अपना नाम जो है राहुल बताते हैं, माथे पे तिलक लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं और लड़कियों को जो है अपने जाल में फंसाते हैं, उसके बाद निकाह पढ़वाते हैं, उसके बाद उस पर जबरन जो है मत परिवर्तन या मज़हब परिवर्तन का प्रेशर बनाया जाता है। और उसके बाद जो होता है, यहाँ तक वाला तो प्रेम का हिस्सा आप कह सकते हैं कि होता है। लड़की प्यार में अंधी होती है, उसे ये सब नहीं दिखता है, वो ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो, बंधन टाइप की बातों में उसका विश्वास होता है, और उसे रियलिटी तब पता चलती है, वास्तविकता, जब उसका शौहर जो होता है सलमान अपने बाप के साथ कभी उसको सोने बोल देता है, कभी अपने भाई के साथ सोने बोल देता है, और कई बार निकाह ना हुआ तो उसे धोखे से जब निकाह से पहले ही कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम में ख़ास करके जब तक दोनों व्यक्ति मुसलमान नहीं बन जाता, मत परिवर्तन नहीं कर लेता, उसका निकाह वैलिड नहीं माना जाता है। तो ऐसे मुद्दों में क्या होता है कि जब आप प्रेशर बनाते हैं या तैयार करने लगते हैं लड़की को, पहले तो आपको अपनी पहचान उजागर करनी होती है कि आप जो है राहुल नहीं, आप सलमान हैं। उसके बाद क्या होता है कि सलमान, तब लड़की को झटका लगता है कि मैं तो इसे हिंदू मान के इससे प्रेम कर रही थी। अब फिर वो कहता है कि ठीक है, अब जो भी है आदमी तो वही है। तो फिर आप निकाह के लिए एक बार मन बनाने भी लगते हैं, तो आप बोलते हैं शादी करो, तो बोलता है नहीं, मत परिवर्तन करो। ऐसे में कई लड़कियां, चाहे परिवार की का बैकग्राउंड वैसा ना हो, उन्हें अपने घर वालों से डर लगता हो, उन सब को लेके ऐसे में कई बार लड़कियां जो बैकआउट करना चाहते उस रिलेशन से कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकती, तुम अगर हिंदू होते तो मैं शादी कर लेती। और इसमें भी आप ये सब नहीं कह सकते कि वो बैकवर्ड है फलाना, उसकी ज़िंदगी है, उसकी पसंद है, उसकी चॉइस है, और उसकी चॉइस अगर कहती है कि वो हिंदू से ही शादी करेगी, उसकी चॉइस अगर, उसकी पसंद अगर कहती है, उसका जो भी कंडीशनिंग आप जो भी मान लीजिए कि हम जो है अपने कास्ट में ही शादी करेंगे, ये उसका और उसके परिवार का निर्णय होता है। हाँ, उस आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए समाज में, वो एक अलग ही मसला है। तो जब लड़की ये तय कर लेती है कि ये मुसलमान है, मुझे इससे शादी नहीं करनी है, तब वो लड़का अंतिम बार उसे बुलाता है कहीं पे। और ऐसे तमाम, आपको आप इंडिया पे ही आप जाके लव जिहाद लिख के आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको कम से कम 500 मामले तो या उससे ज़्यादा ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे, जो आपको मिलेंगे, जिसमें कथित तौर पे जो प्रेम करता था उससे, अभी तक जो लव करता था उसके साथ, वो उसे बुलाता है, अपने दोस्तों के साथ गैंग रेप करता है, और उसके बाद उसे काट कर किसी नहर में, नाली में या सूटकेस में बंद करके इस तरह से उसे बहा देता है, मार देता है। अब मैं ये जो एक लॉबी अभी उठी है उस पर कमेंट करना चाहूँगा, और उसके बाद फिर हम जाएंगे कि रवीश ने क्या क्या कहा है उस पर। अब लॉबी का क्या कहना है? ये जो लॉबी है इसमें वही तमाम आपके जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। इस पूरे चीज़ को भटकाया ऐसे जा रहा है कि ये अंतर धार्मिक विवाह के ऊपर कानून बनाया जा रहा है कि इंटर रिलीजन, दो कम्युनिटीज़ में जो शादी होती है उसके अगेंस्ट कोई लॉ बनाने जा रही है। पहली बात तो ऐसा है नहीं। इसमें ओवैसी ने कहा है कि संविधान उनको पढ़ना चाहिए, जो इंटर रिलीजन मैरिज के ऊपर बोलना चाह रहे हैं कि उसको हम बंद करवा दें। नहीं, न योगी आदित्यनाथ ने, न ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने, किसी भी नेता ने जो इस बात के लिए बिल लाने जा रहा है, जो कानून लाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा कि हम जो है
इफेक्टिवली इंटर रिलीजियस मैरिज, यानी दो विधर्मी लोगों के बीच, मतलब हिंदू गैर हिंदू, मुस्लिम गैर मुस्लिम, ईसाई गैर ईसाई, ऐसे लोगों के विवाह के विपक्ष में है या विरोध में है, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा। सबने ये कहा कि लव जिहाद एक मेनस है, एक घटिया चीज़ है, और जिसके कारण बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी जान जा रही है, और उसके पीछे एक एजेंडा चल रहा है, और वो बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से ये एजेंडा प्रतिफलित हो रहा है समाज में, ये घूम रहा है कि उसे हमारी इंग्लिश के एडिटर ने अब जो है, हम लोग उसको ग्रूमिंग जिहाद का टर्म देंगे, क्योंकि उसका कैनवस जो है बड़ा है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ लव जिहाद वाला। खैर, हम अभी लव जिहाद वाले मुद्दे पे बात करेंगे। तो इन लोगों ने क्या किया कि डिबेट होना चाहिए कि क्या सलमान का राहुल बनकर, अहमद का अजीत बनकर, अजीज का जो है राकेश बनकर, इस तरह के नाम बदलकर और छद्म रूप धारण करके लड़कियों को बरगलाना और उसके बाद उनसे जबरन मत परिवर्तन करवाना, ये तो एक समस्या है। समस्या ये है ना कि समस्या ये है कि शाहरुख ने जो है गौरी से शादी कर ली, या सैफ ने जो है करीना से शादी कर ली, या कोई असलम है उसने किरण से शादी कर ली, उसमें किसी को कोई समस्या नहीं है, वो तो होना है। उसके लिए प्रोविजंस हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट है कि अगर आप न हिंदू मैरिज लॉ के अंतर्गत आते हैं, न मुस्लिम न क्रिश्चियन, तो अगर आपका अलग है तो आप कोर्ट में जाके आप स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाके शादी कर सकते हैं। वो तो संवैधानिक है, वो कानूनी है, वो तो प्रेम विवाह है, वो तो मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन जब प्रेम विवाह, कथित प्रेम विवाह के जो समाज में कहा जा रहा है कि नहीं नहीं लव जिहाद क्या होता है, तो बेकार की बातें हैं, उसको अगर आप सही मायनों में आप देखना चाहेंगे, उसका एक लेयर और आप क्रॉस जब करते हैं, आपके पास ऑप इंडिया जैसी संस्था के पास उतना समय नहीं है, उतना रिसोर्स नहीं है कि हम हर लव जिहाद के केस को ट्रैक कर सकें। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको, और लव जिहाद मतलब आप क्लैरिटी अपने दिमाग में ले आइए कि लव जिहाद आखिर में है क्या। लव जिहाद वो है जहां एक व्यक्ति, खास करके मुसलमान जो है, इस्लाम धर्म को मानने वाला, मज़हब को मानने वाला, वो अपनी पहचान छुपाकर किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करता है, या प्रेम का पहले ढोंग रचता है, उसका निकाह पढ़ता है, और उसके बाद अंततः उस निकाह की परिणति क्या होती है, या तो उसको सताया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, उसका घर में ही बलात्कार हो रहा है, ससुर से, देवर से, जेठ से, जो भी है, इस तरह की चीज़ें। इसको हम लव जिहाद कर रहे हैं। लव जिहाद हम इसको नहीं कर रहे हैं कि कोई रैंडम मुस्लिम है, वो किसी लड़की से प्रेम कर रहा है। प्रेम करना मतलब संवैधानिक आज़ादी देता है ये देश, उसमें कोई समस्या नहीं है। कोई असलम किरण से प्रेम कर रहा है, उसके बाद शादी कर रहा है, जीवन जी रहा है, और उसके बाद ठीक है खटर पटर हो तो बहुत सारे कपल्स में होते हैं, उसका तलाक भी हो गया, तो उसमें समस्या नहीं है। समस्या इस मंशा में है कि असलम ने पहले ही दिन किरण को नहीं बताया कि उसका नाम असलम है। असलम ने पहले ही दिन ये क्लियर नहीं किया किरण से कि हम अगर शादी करते हैं तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत नहीं होगा, बल्कि हम निकाह पढ़ेंगे और तुमको अपना धर्म जो है छोड़ना ही पड़ेगा। वो तब वहाँ पे प्रेम का एंगल नहीं है, तब तुम्हारा एंगल एक ही होता है कि नहीं, मैं इससे मतलब एक हिंदू की लड़की को कन्वर्ट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मतलब सबसे बड़ा सवाब बोला गया है इस्लाम में कि अगर आप किसी काफिर को मुस्लिम बना देते हैं, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो। मक्का मदीना जाना भी उससे बड़ा मतलब अच्छा काम है नहीं इस्लाम में। इस्लाम में सबसे ज़्यादा कहा गया कि एक एक आदमी को 5-5 को मुसलमान बनाना चाहिए, इस तरह की बातें। तो ये क्लैरिटी रखिए कि मैं दो अलग अलग धर्म या मजहब के लोगों के बीच के विवाह को नकार नहीं रहा, मैं उसके पक्ष में हूँ, होना चाहिए, संविधान उसकी आज़ादी देता है। तो मैं या योगी आदित्यनाथ या शिवराज सिंह चौहान या कोई भी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी भी उसको नहीं रोक सकते, और उसको रोकना भी नहीं चाहिए। दो लोग बिल्कुल प्रेम कर सकते हैं, दो लोग बिल्कुल विवाह कर सकते हैं, अगर वो बालिग हैं, अपने लिए वो अगर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं, उससे बैर नहीं है। लेकिन चाहे योगी आदित्यनाथ हो या जो भी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हों या जो भी मंत्री हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि हम एक कानून बनाएंगे,
जो पूरी तरह से एक होलिस्टिक वे में इस चीज़ को क्लैरिटी लाता है, इस चीज़ को टारगेट करता है, इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है उसके ऊपर। तो इसको जो है कंफ्यूज किया जा रहा है कि अंतर धार्मिक विवाहों के अगेंस्ट कानून लाया जा रहा है। तो ये वही वो आप कह सकते हैं अवामी इस्लामी लॉबी जो है वो ये काम कर रही है, ना कि सरकार का अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह के ऊपर टारगेट करने का उनकी कोई मंशा है। तो जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि संविधान पढ़िए, उसमें तो लव जिहाद के ऊपर कुछ नहीं, इस तरह से नहीं है, वो आपको सिर्फ भ्रम की स्थिति में रखना चाहते हैं, वो आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं। इससे इतर उनकी और कोई मंशा है नहीं। अब बात करेंगे हम कि रवीश ने जो इस पे एक प्राइम टाइम किया है उसके कुछ कुछ बिंदुओं को लेते हुए एक एक करके हम रवीश की इस बकैत की रिपोर्ट में हम आगे बढ़ेंगे। शुरू में ही रवीश ने कहा है कि भारतीय समाज जो है प्रेम विरोधी है। अब रवीश ने कहाँ से ये रिसर्च किया ये हमें नहीं पता। रवीश जी तो रविशानंद जी महाराज हैं, वो बोल देते हैं और मेरा वचन ही है, मेरा शासन टाइप का जो वो फ्लो करता है, उनके मुंह से जो भी स्वर निकलते हैं वो अपने आप में तथ्य होते हैं। वो न तो इसकी बैकिंग देते हैं कि भारतीय समाज हमेशा से प्रेम विरोधी कैसे रहा है। कुछ होना चाहिए ना, आपके पास इंस्टेंसेज होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है कि भारतीय समाज, और भारतीय समाज मतलब आप सोच लीजिए कि पूरे भारतीय समाज के बारे में, ये किसी बिहार यूपी या किसी गांव के बारे में नहीं है। प्रेम विरोधी होना वो भी एक अलग नज़रिए से आपको देखना पड़ेगा कि जिसको ये प्रेम विरोधी बताना चाह रहे हैं। प्रेम विरोधी ये किसको बताना चाह रहे हैं कि प्रेम विवाहों के विरोध में ये समाज रहा है। हाँ, तो पहले विवाह का एक तरीका था कि दो परिवार मिलते थे और उसके बाद बातचीत होती थी और वो होता था। ये रहा है कि वैसे प्रेम विवाहों के विरोध में मूलतः, मैं दक्षिण भारत के बारे में नहीं जानता हूँ, लेकिन उत्तर भारत में और ख़ास करके यूपी बिहार वाले इलाके में वहाँ पे, जबकि नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाइए तो वहाँ पूरी छूट है। वहाँ शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है वो समाज कभी भी प्रेम विवाह के विरोध में नहीं रहा है, बल्कि वहाँ तो इस तरह के विवाहों को मतलब एक तरह से प्रमोट किया जाता है। कई परंपराएं हैं, प्रचलन हैं जो आपने हमने सब में अखबारों में कभी कभी पढ़ते हैं कि जैसे दो प्रेमी होते हैं, उनको ख़ास दिन पे जो भगा के ले जाना होता है, फिर उन्हें ढूंढते हैं, घर वाले मिलते हैं तो उसकी शादी करा दी जाती है। इस तरह की परंपराएं रही हैं। यूपी बिहार में हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रेम विवाह के विरोध में रहा, प्रेम के विरोध में नहीं रहा, क्योंकि प्रेम बहुत व्यापक शब्द है। प्रेम माता पुत्र का भी होता है, आपके माँ और पिता के भी बीच में होता है, हस्बैंड वाइफ के भी बीच में होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि दो लोग जिनकी शादी हो रही है उनमें प्रेम होगा ही नहीं होता तो हम लोग 130 करोड़ जनसंख्या वाला आदमी नहीं होते, मतलब देश नहीं होते। जाहिर सी बात है कि ऐसा समाज जहाँ पे इस तरह की परंपरा किन्हीं कारणों से स्थगित हो गई थी, बंद हो गई थी, चाहे मुग़ल रूल रहे, ब्रिटिश रूल रहे, जो भी रहे, तो उसके बाद जो है शादी जो है अलग तरीके से होने लगी थी, दो परिवार मिलते थे उस तरह। तो प्रेम विरोधी कह देना समाज को मुझे लगता है गलत है। उसके बाद फिर लव जिहाद के ऊपर रवीश बोलना शुरू करते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये हिंदू मुसलमान का और ये सब करके लव जिहाद का भूत खड़ा किया जा रहा है। नहीं रवीश, लव जिहाद का भूत नहीं खड़ा किया जा रहा है। लव जिहाद के कारण जो हिंदू लड़की सूटकेस में जाती है ना, उसका भूत तो घूमता ही होगा। तो उन इंसिडेंट्स को जाके रवीश को स्टडी करना चाहिए, उसको जाके देखना चाहिए। मैं जो है लिस्ट भेज सकता हूँ रवीश को कि कैसे कैसे किस किस केस में, लव जिहाद नहीं, रेप जिहाद, मैं उससे एक और स्टेप आगे जाके आपको बता रहा हूँ। और रेप जिहाद शब्द मैं जब बोलता हूँ तो बहुत जिम्मेदारी से बोलता हूँ, क्योंकि उसमें लव तो कहीं नहीं होता है। अगर आप अपने दोस्तों से अपनी प्रेमिका का रेप करवाते हैं तो उसमें क्या है, वो उसमें प्रेम कहाँ है? अगर आप अपने बाप के साथ उसको सोने बोल रहे हैं तो उसमें प्रेम कहाँ है? अगर आप दारू पी के अपने दोस्तों के बीच छोड़ देते हैं अपनी सो कॉल्ड प्रेमिका को और बोलते हैं कि हाँ रेप करो इसका, उसमें प्रेम कहाँ है? आप उसे, जब वो आपको नकार देती है तो फिर आप किसी तरह मनाने के बहाने बुलाते हैं,
उसका रेप करते हैं, उसको मार के फेंक देते हैं, तो उसमें प्रेम कहाँ है? तो इसमें तो लव जिहाद से भी आगे रेप जिहाद है कि अगर तुम उसे अपने मजहब में शामिल नहीं कर सके तो या तो उसके बारे में मतलब फैला दो। ये भी हुआ है कि वीडियो बना के वायरल कर दिया गया प्रेशर बनाने के लिए कि तुम्हारे पास कोई चारा ना बचे, या प्रेम के बाद हल्ला करके समाज में उसको बदनाम करके उसको फिर से छोड़ दिया गया। वो अपने पिता के भी घर से गई और इधर से भी तुमने त्याग दिया। हर चीज़ आप जब इसमें देखेंगे लव जिहाद वाले मामलों में, और वो स्पेसिफिक मामले होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितना दो धर्मों के बीच की शादियाँ होती है सब जो है ये सारा एक ही अम्ब्रेला, नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं स्पेसिफिक बोल रहा हूँ जहाँ मंशा पहचान छुपाने से शुरू होती है वो पूरी कहानी, और उसका समापन जो एक लड़की के सूटकेस में मिलने से होता है। तो हाँ रवीश जी, लव जिहाद का भूत जो है वो तो घूमेगा ही, क्योंकि लव जिहाद की लाश जो है, लव जिहाद के अंदर जो लड़कियां होती है, ख़ास करके हिंदू लड़कियां, उसकी लाशें तो सूटकेस में मिलती ही हैं। उसकी कभी जली हुई लाश मिलती है, उसे कभी रेप करके छोड़ दिया जाता है, वो कहीं बेहोशी में मिलती है, वो कहीं एक एक साल तक कैप्टिव बना के रखी गई है और उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है, तो ऐसे जगहों पे मिलती है। तो उसका तो भूत तो आएगा ही रवीश जी, और उसका भूत ही है जो हम और आप ये चर्चा कर रहे हैं आज के दौर में कि लव जिहाद होता है कि नहीं होता है। इस चर्चा पे हम लोग पहुँचे कैसे रवीश जी, ये आपको सोचना चाहिए। और रवीश बोलते बोलते बोल देता है कि ये आर्थिक जो असफलताएं हैं इस सरकार की, विफलताएं हैं, उसको छुपाने के लिए। अब ये ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं कि कोविड के टाइम में, और रवीश ने आगे अर्थव्यवस्था पे, मतलब रवीश जो है वो हर एक चीज़ का ज्ञाता बन जाता है। तो आगे उसने लिखा है कि कैसे मतलब तालाबंदी जो है, अपने ही वॉल पे तालाबंदी के पक्ष में भी बोल रहा है कि पहले कर देते, और उसके बाद फिर एक जगह लिख रहा है कि नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी ने स्टेप बाय स्टेप जो है अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। जबकि वही रेटिंग एजेंसियां जैसे मूडीज हैं, स्टैंडर्ड पुअर है, उसके बाद गोल्डमैन सैक्स है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, ये सारी जो एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं जो इन मुद्दों पे बात करती है, वही जब रेटिंग नेगेटिव में देती है। जब जीडीपी का डेटा आया था, अगर आपको याद हो, कोरोना के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे लगता है अगस्त के टाइम में जो दूसरी तिमाही का डेटा आया था, उसमें जब भारत बुरा परफॉर्म कर रहा था, और बुरा भी भारत अपने परिप्रेक्ष्य में कर रहा था, ना कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि वैश्विक परिदृश्य में अगर देखा जाए, उस दृष्टिकोण से देखा जाए, तो हर एक देश, मतलब जितने जो अमेरिका की इकॉनमी नीचे जा रही है, जापान की जा रही है, साउथ अफ्रीका की जा रही है, सारी इकॉनमी नीचे ही जा रही है। सिर्फ चाइना का थोड़ा सा बेटर कर रहा था, मतलब उस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो वैसे में भी तब भी रवीश की मतलब तब भी कहा कि हाँ अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। और 2-3 दिन पहले इन्हीं रेटिंग एजेंसियों ने कहा कि नहीं, भारत में आर्थिक सुधार जितना हम लंबा एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकवर करने में अर्थव्यवस्था को लगेगा, उससे पहले और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सुधार होने के आसार हैं, उन्हीं रेटिंग एजेंसियों ने कहा है। लेकिन रवीश जो है अभी पे बोल रहे हैं कि आर्थिक तबाही को छुपाने के लिए ये सारा ये लव जिहाद का मुद्दा गढ़ा जा रहा है। लव जिहाद का मुद्दा आज का नहीं है रवीश कि हम इसको छुपाने के लिए बोले, और अभी ही ये क्यों आया उस पर भी हम आगे बात करेंगे। 90% संबंध जो है दहेज से बनते हैं, इस तरह की बातें करना, उसके बाद फिर पितृसत्ता ले आए कि औरतों के जीवन पे एकाधिकार, मतलब लव जिहाद की बात करना और इस तरह की बात करना, औरतों के जीवन पे पुरुषों के एकाधिकार की बात है। ये तो वही बात हो गई कि फिर चोर जो है कहने लगेगा कि ये तो धनाढ़ियों ने चोरी के खिलाफ एक कानून बनाया, तो वो चोरी के अधिकार पे या धन पे एक अधिकार की बात है कि धनिकों के ही पास क्यों धन होना चाहिए। तो ये सारी बकैती चलेगी नहीं। अब जो है बलात्कार के आंकड़े पे रवीश घुस गए कि हर 15 मिनट में एक बलात्कार होते हैं इस देश में, उस पर चर्चा नहीं होती। उस पर कैसे चर्चा नहीं होती रवीश? उस पर हर दिन चर्चा होती है। जहाँ शायद बलात्कार नहीं हुआ था, मतलब अभी तक तो
हाथरस केस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तक तो साफ नहीं है। जितना रिपोर्ट आया उससे साबित है कि बलात्कार नहीं हुआ था। 8 दिन के बाद गैंग रेप की धाराएं जोड़ी जाती हैं और उसमें इसी रवीश ने जो कह रहा है कि बलात्कार पे चर्चा नहीं होती, कितने प्राइम टाइम के हैं वो आप जाके देख लीजिए, और उसमें सीधे सीधे फैसला सुना रहा है और कथित या एलिजेड जैसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं कर रहा है। उसमें गैंग रेप इस तरह की बातें लगातार भेजे जा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, उनके मुंह से स्वर लहरी जो है निकलती जा रही है और वही जो है वो अंतिम सत्य बन के निकलता है। और खुद रवीश कह रहे हैं कि बलात्कार के आंकड़ों पे कभी बात नहीं करती, उसका भूत कहीं नज़र नहीं आता। अब हाथरस की ही अगर घटना की बात करें तो हाथरस पे रवीश ने, मैंने बताया कि लगातार एक के बाद एक प्राइम टाइम की लेख लिखे, लेकिन उसी शाम में जब बलरामपुर की घटना सामने आती है उस पर नहीं बोले। सीकर हो गया, अलवर हो गया, जयपुर हो गया, जोधपुर हो गया, इन सारी जगहों पे नॉर्मल सी बात है, जहाँ जिस देश में एक दिन में 96 से लेके 100 के लगभग में बलात्कार के मामले दर्ज हो रहे हैं, तो उसमें तुमने बाकी मतलब बलात्कार मुद्दा एज ए होल बात किया क्या? मुद्दा बलात्कार का होता है, मुद्दा हाथरस में हुई एक पीड़िता के साथ बलात्कार का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एक केस को क्यों एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि बिहार इलेक्शन आने वाला था, आप एक निर्भया क्रिएट करना चाह रहे थे, आप एक अखलाक वाला टाइप का एक इशू जो नेशनल अटेंशन पाए क्रिएट करना चाह रहे थे, तो उसको भुनाना है आपको कहीं। वहाँ पे सब लोग पोस्टर तैयार करके बैठे हुए थे, भीम आर्मी जो है वहाँ पे ये ईडी वाला एंगल आ जाता है, उसमें मनी पैसों के हेरफेर की बात है, वहाँ दंगों के लिए घात लगा के लोग बैठे हुए थे और उसमें तुम असफल रहे। बिहार इलेक्शन जीत गई है एनडीए का जो गठबंधन था। तो हर जगह अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जब रवीश और ये पूरी लॉबी मुद्दे चुनती है, सेलेक्ट करती है, तब किसका भूत आता है? अभी ये लव जिहाद का भूत बोला जा रहा है। तुम जो करते हो, तुम एक केस को, चूंकि वो यूपी में हुआ है, उसको उठाना चाहते हो, और वो भी क्लियर एज ए डे नहीं है केस। बलरामपुर वाला था क्लियर एज ए डे, वहाँ भी एक दलित ही थी, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मुसलमान थे अपराधी, तो उसमें तुम्हें तुम्हारा एंगल नहीं मिलेगा। यहाँ दलित करना है, सवर्ण करना है, ठाकुरों का लड़का था, मारपीट की बात है, वहाँ पे झड़प है, दोनों में कहा जा रहा है 104 कॉल एक दूसरे को किया गया, उस तरह की बातें हैं, और वहाँ पे तुम जो है घुस के कहने लगे नहीं 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 ये तो गैंग रेप का है। नारकोटिक्स में बोल रहा हूँ, झूठ पकड़ने वाला जो मशीन होती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट जो होता है, नार्को एनालिसिस जो होती है, उसके लिए परिवार वाले ही मानने के लिए तैयार नहीं है। अपराधी सारे जो आरोपित हैं वो तो कह रहे हैं कि हमारा ले लो, और अभी होने भी वाला है। हर तरह की बात उस पीड़िता के विरोध में ही जा रही थी, चाहे मेडिकल हो, लीगल हो, स्टेटमेंट्स जो उसकी माँ ने पहले दिन दिए, 8 दिन के बाद दिए, उसके घर में रह रही वामपंथन भाभी हो जो बार बार बयान दे रही थी, बावजूद इसके रवीश ने उस मुद्दे को पकड़े रहा। लेकिन यही रवीश राजस्थान के सीकर वाली लड़की का मुद्दा नहीं उठाता, जयपुर वाली लड़की का मुद्दा नहीं उठाता, बलरामपुर का मुद्दा नहीं उठाता, रवीश रेप का मुद्दा नहीं उठाता, रवीश हाथरस के रेप का मुद्दा उठाता है जहां दलित बनाम सवर्ण से मिलता है। लेकिन रवीश सिंपल रेप का मुद्दा नहीं उठाता है। तब तो तुम जब इस तरह की ज्ञान की बातें करोगे तब तो हम टारगेट करेंगे। आगे रवीश कहता है कि लव जिहाद की कानूनी परिभाषा जो है, किसी सांसद का नाम लेते हुए, कि वो बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि नहीं, हम संसद में पूछा गया कि लव जिहाद के कितने मामले हैं, किन लोगों पे इस पे मामले बने, केस दर्ज हुआ, क्या है इसका डेटा क्या है। तो सांसद ने कहा कि लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, और सांसद ने सही कहा कि वाकई लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है। अब बात यह है कि लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा क्यों नहीं है। अब याद कीजिए, 1-2 दिन पहले ही एक फिजिशियन शायद थी, उनका जन्मदिन था, भारत की पहली या एक प्रख्यात फिजिशियन थी। वो जो है बाहर जाके पढ़ाई करती हैं, वो वापस आती हैं, फिर उनका पति जो है सताता है तो वो तलाक फाइल करना चाहती हैं। वो बोलती है कि मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, मेरी इच्छा के विरुद्ध शादी हुई थी। अब आप सोचिए कि उस समय में, शायद 1861 की बात है, उस समय में
ऐसा सोचा ही नहीं गया था कि एक लड़की कोर्ट में आएगी और बोलेगी कि मेरी मर्जी पूछी ही नहीं गई मेरी शादी से पहले, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो रवीश जो कह रहे हैं कि कानूनी परिभाषा नहीं है लव जिहाद की, इसका मतलब ये नहीं है कि लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लव जिहाद एग्जिस्ट करता है, एक लंबे समय से करता आ रहा है, उसका एक पैटर्न है। इस कारण से उसको आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता पड़ी है। जैसे वो जो फिजिशियन, वो जो डॉक्टर थी, उनके केस के कारण भारत में कंसेंट का एक्ट आया, कानून आया कि रजामंदी जो है वो आवश्यक है। तो रवीश अगर वहाँ पे जज साहब होते तो कहते नहीं नहीं नहीं, लड़कियों का क्या कंसेंट होता है, ये तो इसकी कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, इसलिए कुछ नहीं होगा। कानूनी परिभाषा नहीं है रवीश, तो कानूनी परिभाषा लिखी जाएगी, क्योंकि कानूनी परिभाषा बनने से पहले, मतलब ये लोग दिमाग नहीं लगाता है रवीश टाइप का आदमी, मतलब है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता है। आप सोचिए कि अभी भी भारत में साइबर क्राइम के मामलों को लेकर कोई एक वृहद फ्रेमवर्क नहीं है कि हर साइबर फ्रॉड कैसे टैकल किया जाएगा। प्रोफाइल की चोरी होती है, जैसे मैं अजीत भारती हूँ और कोई व्यक्ति जो है मेरा पूरा का पूरा ऑनलाइन डेटा उठाता है और जो मैं पोस्ट करता हूँ वही 2 सेकंड के अंदर वो कहीं और पोस्ट कर देता है और मेरे नाम से पूरा का पूरा एक प्रोफाइल क्रिएट किया जाए। इस पर कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें आईटी एक्ट के अंतर्गत आती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। साइबर क्राइम पे उस तरह से एकदम एक एक क्रिमिनल एक्ट को आइडेंटिफाई, उस पर कोई एक्ट नहीं था। क्यों नहीं था? कानूनी परिभाषा क्यों नहीं थी? वो भी इवॉल्व करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी के जनरेशन की, ये अभी 10 सालों में इसकी ज़रूरत पड़नी शुरू होती है। तो रवीश होते तो कहते नहीं, ये तो प्रोफाइल चोरी कोई कानून नहीं है, ऑनलाइन अब्यूज़ की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए उस पर हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए। तो रवीश से मैं कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ के होने या ना होने का ये पैमाना नहीं होता है कि उसकी कानूनी परिभाषा है कि नहीं। भाषा होती है, ग्रामर बाद में आता है। उसी तरह क्राइम का एक पैटर्न बनता है। अब 10 लाख रुपये चुराना, किसी आदमी के जेब से पैसे चुराना, बैंक से पैसे चुराना और सरकार का फंड चुरा लेना, क्या आप सबको चोरी के एक्ट में डाल दोगे क्या? या आपको दिखने लगेगा कि नहीं, लोग जो है पॉकेट मारी करते हैं, तो आपको उसके लिए अलग कानून में सेक्शन होगा, सेक्शन का सब सेक्शन होगा, वो क्लॉज होगा, सब क्लॉज होगा, उसमें डिफाइंड होगा। नहीं तो सबको दे दो ना, चाहे 100 रुपया कोई चुराए या किसी ने बैंक में डाका डाला, सबका एक ही सज़ा होना चाहिए। ये रवीश का मतलब तर्क है। कि आगे उन्होंने कहा है कि धोखाधड़ी को लेके जब कानून है ही, तो लव जिहाद को लेके कानून की क्या आवश्यकता है। तो उसी पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब चोरी पे कानून है ही, तो घोटाले पे अलग क्यों बात होती है, उस पर चर्चा क्यों होती है? रवीश का तो पूरा का पूरा शो बीतता है, यहाँ घोटाला हो गया, वहाँ पैसा मार लिया गया, जो चीज़ नहीं है उसमें भी रवीश घोटाला करवा देता है। तो रवीश को बताना चाहिए कि पॉकेट मारी के लिए क्या अलग कानून नहीं होना चाहिए। घर में कोई सेंध मार देता है तो उसके लिए अलग का, उसमें डिग्री क्यों है, उसमें अलग अलग लेवल ऑफ पनिशमेंट क्यों है? कोई आदमी पहली बार क्राइम कर रहा है तो कोई आदमी हार्डकोर क्रिमिनल है, तो दोनों के क्राइम में क्यों जो जज होते हैं या हमारी न्यायिक व्यवस्था है वो उसमें परिस्थितियाँ क्यों देखती है? उसमें सीधा करना चाहिए कि नहीं, तुमने चोरी किया तुमको सज़ा मिलेगी, वो परिस्थिति नहीं देखेगा। ये सारी चीज़ें क्यों कंसिडर की जाती है? उसके पीछे यही होता है कि हम रोबोट नहीं हैं। हम रोबोट नहीं हैं कि हम इंटेंसिटी नहीं देख सके, हम क्राइम का मोटिव नहीं देख सके कि क्यों किसी ने क्राइम किया। तो उसी तरह लव जिहाद जो है धोखाधड़ी में भी आता है, उसमें कई हिस्से हैं जो अलग अलग। धोखाधड़ी हो गया नाम छुपाने का, उसके बाद जबरन मत परिवर्तन का एक आएगा उसमें कि तुमने किसी को फोर्स किया उसके विल के अगेंस्ट, वो भी इलीगल है। उसके बाद तुम उसको शादी के बाद अपने ससुर के साथ, भाई के साथ सोने को बोलते हो, वो भी इलीगल है, वो रेप है। तो एक एक्ट में एक क्रिमिनल एक्ट जिसको बोला जाए, उसमें 4-5 तरह की जब
गैर कानूनी बातें हैं तब, और उसमें भी एक पैटर्न है, ऐसा नहीं है कि एक बार ऐसा हुआ है। जब इस तरह की चीज़ें लगातार होती रहती हैं, एक सस्टेन्ड पीरियड ऑफ टाइम चलती हैं, तब सरकारों का दायित्व तो बनता है कि वो उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ऐसा कुछ समाज में हो रहा है। उसके बाद उसकी कानूनी परिभाषा गढ़ी जाएगी, उसके बाद उसको टैकल करने के लिए स्पेशल लॉ बनेगा उसमें, या लॉ में प्रोविज़न होगा कि तब क्या होगा कि लव जिहाद का एक्ट जब उस पर लग जाएगा। अब लोग कहेंगे कि NSA क्यों लगाते हो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, UAPA क्यों है, आतंक विरोधी कानून तो थे ही, या बंदूक रखने के लिए अलग कानून तो है ही, कोई AK-47 रख लेगा तो आर्म्स एक्ट है ही, तो आप उसको UAPA में क्यों डाल रहे हो, उस पर NSA क्यों लगाया जाता है। NSA इसलिए लगाया जाता है कि उसमें एक पैटर्न देखा गया कि कुछ लोग उस बंदूक का इस्तेमाल कोई डकैती के लिए करेगा, कोई रंगदारी के लिए करेगा, कोई वसूली के लिए करेगा, और कोई आदमी जो होगा उस बंदूक का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधियों में करता है। तो इस कारण उस पर NSA लगता है, या फिर टेरर वाला एक्ट लगता है, या UAPA लगता है कि ये लोग एक अलग मोटिव से जो एग्जिस्टिंग कानून था उसके 3-4 सेक्शंस को जो है वो क्रॉस करते हैं। तो उसके लिए एक हम अलग क्यों ना कर दें, क्योंकि ये एक अलग तरह का क्राइम बनता जा रहा है, ये पहले नहीं था, उसकी ज़रूरत बाद में पड़ती है। इसीलिए जब लव जिहाद पे एक समुचित कानून की बात होती है, उस पर डिबेट की बात होती है, उस पर चर्चा की बात होती है, तब तो फिर अब बात इस पर भी चल रहा है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हो गया या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, इस पर भी कहने लगेगा नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल का तो कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, कितने पे पहले चर्चा होगी। जब हमें लगेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल की आवश्यकता है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि 2 बच्चे पॉपुलेशन नियंत्रित पॉपुलेशन में आएंगे एक परिवार में, या 3 बच्चे आएंगे, या 1 बच्चा आएगा। ये तो बाद की बातें है ना। पहले हमारे पास डेटा इकट्ठा हो जाए, आंकड़े इकट्ठे हो जाए, हमारे पास सारी चीज़ें हो जाए, उसके बाद हम तय करेंगे कि अब एक पैटर्न दिखने लगा इसमें, अब हम इसके ऊपर कानून बनाएंगे। अब जो है ये अंतर्जातीय विवाह के उदाहरण देने लगे रवि सीसी में, ये एक फॉल्स इक्विवेलेंट है। अंतर्जातीय विवाह या अंतर्धार्मिक विवाह भी इसके इक्विवेलेंस में नहीं है, और इस पर मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि इसमें दो धर्म के लोगों के प्रेम का मसला नहीं है। इसमें है कि 2 धर्म या मजहब के लोगों में एक ने अपनी पहचान छुपाई, उसको धोखा देता रहा, उसका जबरन उसका मत परिवर्तन करवाता है, उसके बाद उसका रेप होता है, उसको मार देता है, फेंक देता है, और ये संगठित तरीके से चल रहा है। इस कारण इस कानून की आवश्यकता पड़ती है। अंतर्जातीय विवाह होना चाहिए, अंतर्धार्मिक विवाह होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में हूँ, अगर वहाँ पे प्रेम पनप रहा है तो, नहीं अगर उसकी मंशा गलत है। क्योंकि कानून भी हमेशा, आपने किसी को छुरा मार दिया तो भी कानून ये जानने की कोशिश में रहता है, कानून के ऊपर यह दबाव होता है, कानून के ऊपर दबाव नहीं, उसके ऊपर मतलब है कि आपको साबित करना होगा कि उसकी मंशा गलत थी। आत्मरक्षा में आपने मार दिया तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, अगर आप साबित कर देते हैं तो आपको मंशा बताने पड़ेगी कि दुश्मनी के कारण मारा, मोटिव क्या था क्राइम का। ये क्रिमिनल लॉ में या क्रिमिनल लिटरेचर जो होता है उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एक्ट हो रहा है, जो क्राइम हो रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या है, इच्छा क्या थी उसकी करने की। होता है ना कि आप कसाई के दुकान पे गए और आपने अपना हाथ वहाँ पे रखा और उसी पे चल गया, आपकी उंगलियाँ कट गई, तो उसमें जो है कसाई को कोई सज़ा नहीं मिलेगी। कसाई को सज़ा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि कसाई की मंशा आपकी उंगलियां काटने की नहीं थी, उसके हाथ में एक वेपन है, और वेपन भी वो तब बनेगा जब मंशा है, तब नहीं तो वो तो वेपन नहीं है, वो तो काटने का एक इंस्ट्रूमेंट है, वो मांस को काटने का एक हथियार भी मतलब गलत ही शब्द है, उसको काटने का एक इक्विपमेंट है, एक वस्तु है, एक संसाधन है जिसके प्रयोग से वो मांस काटता है। और हाँ, वही किसी की गर्दन पे चल गई तो वो हथियार बन जाता है। तो इस तरह की बातें हैं, और इसमें ये जो है यहाँ पे अंतर्जातीय विवाह और फलाना ढिमका इसको लेके आ जाते हैं। अब DY चंद्रचूड़ की बात ले आते हैं कि उन्होंने फलाने केस में कहा था कि ये मसला जो है व्यक्तिगत फ्रीडम का है, फलाना ढिमका है। अच्छी बात है, DY चंद्रचूड़ ने कहा। और
अब दूसरी, ये एक हादिया वाला केस जो था केरल वाला, उस मामले के बारे में रवीश ने बात करते कहा। और कमाल की बात है कि इसी डी.वाई. चंद्रचूड़ ने जो अर्नब के मामले में कहा है, जो हमारे डिस्कशन का अगला टॉपिक है, उसमें उसी डी.वाई. चंद्रचूड़ को खारिज कर रहे हैं रवीश, और बोल रहे हैं कि वो जो है उसको स्पेशल फेवर्स दिए गए, जिस पे हम आगे बात करेंगे। इसी में संघ नेता के एक भतीजी के विवाह का मामला रवीश ले आए कि देखिए, संघ नेता था, उसकी भतीजी के विवाह में योगी सरकार के कैबिनेट के कई मंत्री गए, फलाना गया, ढिमका गया, और उसकी शादी जो है कोई करीम था उससे होती है। तो इसमें समस्या क्या है रवीश? हमें समस्या इससे है कि करीम ने अगर अपना नाम कमलेश बता के उनकी भतीजी को फंसाया होता, उसके बाद बोला होता है कि तुम मुस्लिम बनो, उसके बाद जो उसका रेप करवाया होता, उसको मार के फेंक दिया होता, हमें उससे मतलब है, उस तरह के क्राइम से। हमें इससे मतलब नहीं है कि करीम ने जो है किरण से शादी कर ली, नहीं, खूब करे। अगर किरण को लगता है कि उसका भविष्य उधर सुरक्षित है तो बिल्कुल जाए वो, उससे किसी को समस्या नहीं। टीना डाबी ने अथर से शादी की, किसी को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो एक समझदार महिला है। उन्होंने शादी की, उनको लगा कि अभी तलाक हो गया, उससे भी किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तलाक किसी का भी हो सकता है। तो हो गया, म्यूचुअली दोनों को लगा कि शादी नहीं चल सकती, दोनों अलग हो गए। हाँ, कल को कोई ऐसे ही मामले में कहे कि नहीं, मुझे प्रेशराइज किया गया था, मुझे बार बार ये दबाव बनाया जा रहा है कि तुम मुस्लिम बन जाओ, तब समस्या है। तब वो एक समस्या है कि क्या तुम्हें पहले ये बात नहीं बोली थी, अब बाद में बोल रहा है। जब शादी हो गई, लायबिलिटीज बढ़ जाती है, मान लीजिए कोई बच्चा हो जाता, उसके बाद आपको लगने लगता, तब समस्या हो जाती। नहीं तो तलाक तो किसी के भी बीच होते हैं। आप में से कई जो हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो लोग भी जानते हैं कि उनके घरों में हो सकता है तलाक हुए होंगे। तो तलाक में कोई समस्या नहीं है, चाहे टीना डाबी करे या कोई भी करे, वो उनका निजी मसला है। किसी भी घर में ऐसी परिस्थितियां डेवलप होती हैं कि लोग तलाक लेते हैं, उसमें समस्या नहीं है। तो ये जो फॉल्स इक्विवेलेंट है कि संघ के नेता की, उससे क्या साबित करना चाह रहे हो? तुम ये कहना चाह रहे हो कि भाजपा में कोई आदमी ऐसा नहीं है जो मुस्लिम है और उसकी बेटी ने हिंदू है और उसकी बेटी ने मुस्लिम शादी नहीं की। सुब्रमण्यम स्वामी के घर में है ऐसा मामला, शायद मुख्तार अब्बास नकवी के भी घर में, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसे कई लोग हैं। हम उसके खिलाफ हैं ही नहीं। ये रवीश वही, मतलब ये लोग फांसीवादियों को गाली देते हैं, और सबसे बड़े फांसीवादी या फांसीवादी तकनीकों के इस्तेमाल में सबसे आगे यही लोग रहते हैं कि इन्हीं लोगों ने बार बार, वो जो गोएबल्स की नीति बोली जाती है कि एक झूठ लो और उसको बार बार बोलो, अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से बुलवा, और अंत में वो सत्य साबित हो जाएगा। तो रवीश वही करना चाह रहा है। स्क्रोल में लेख लिखा जा रहा है, ओवैसी इस पे बोल रहा है, क्विंट में लेख लिखा जाएगा, हर तरह से एक नॉर्मल शादी को ऐसे दिखाया जाएगा कि लव जिहाद भी तो ऐसे ही होता है। नहीं, लव जिहाद ऐसे नहीं होता है। लव जिहाद में पहले ही स्टेप में मंशा गलत होती है, पहले ही स्टेप में पहचान छुपाने की बातें होती है, वो होता है। खैर, अब ये लव जिहाद का मसला ख़त्म होता है। अब हम इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, वैयक्तिक स्वतंत्रता के ऊपर रवीश ने जो है अर्नब के फैसले पे सवाल उठाया, और उसकी जल्दी सुनवाई क्यों हुई, इस पे सवाल उठाया। अब रवीश ये भूल जाते हैं कि इसी देश में मानहानि, जैसे मेरी मानहानि, अगर मैं मानहानि केस करूँगा तो हो सकता है कोर्ट कहेगा तुम्हारा 10 रुपया है वैल्यू, लेकिन अंबानी मानहानि करता है तो 100 करोड़ का करता है, 500 करोड़ का करता है। क्यों? ये वेरिएशन क्यों है? अगर लॉ में सारे लोग इक्वल हैं, अगर आप उस मैक्सिम को पकड़ रहे हैं, उस बात को पकड़ रहे हैं कि सारे नागरिक समान होते हैं, तब फिर अंबानी की वैल्यू 500 करोड़ क्यों हो जाती है? उसके सम्मान की वैल्यू वो इसलिए होती है कि उसके ऊपर कोई भी आदमी कुछ भी लांछन अगर लगाएगा तो उसको डैमेज कितना करता है। अगर अंबानी के ऊपर कोई कह दे कि नहीं ये मोदी से मिला हुआ, यहाँ घोटाला किया और उसका स्टॉक प्राइस नीचे जा रहा है, तो उसको 500 करोड़ का ज़्यादा घाटा होगा, और वो उस स्टेटमेंट के लिए उस व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराएगा और उससे लेगा।
मेरा कितना नुकसान हुआ, मेरा 10 रुपये का नुकसान हुआ या 0 रुपये का नुकसान हुआ, तो कोर्ट उस पर कोई प्राइस नहीं रखेगी कि तुम हो कौन जो तुम्हारी मानहानि हो गई। तो इस तरह का तो वही है कि अर्नब जो काम करता है या आप ही रवीश ही जो काम करता है, और रवीश के लॉबी के कई लोग जिनको ये बुलाता है अपने शोज में, वही लोग लगातार लिखते रहे। यहाँ तो आतंकवादियों को जब 22 साल से चल रही थी रवीश जी, याकूब मेमन का जो था, तो उसके बाद आप लोग क्यों बोलते हैं कि 2 बजे क्यों खुलवा दिया गया था? इसीलिए ना कि इस देश में कानून है। ये अभी जो अफजल गुरु हो गया या इस तरह के लोग बुरहान वानी होते हैं, या आप जो जस्टिस लोया को लेकर रोते रहते हैं, उस पर क्यों रोते हैं? जस्टिस लोया के मामले में तो बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए। परिवार ने कहा कि हमें इस केस में कोई लेना, लेकिन परिवार और सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रवीश कुमार कंसर्न थे, कैरवा वाले कंसर्न थे। क्यों कंसर्न थे? क्योंकि गुजरात चुनाव को इन्हें इन्फ्लुएंस करना था और उसमें असफल हो गए। अभी भी रवीश को दिल में कभी कभी टीस सी उठती है कि जस्टिस लोया वाले मामले में हम लोगों ने इतना कैंपेन किया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो लॉ तो वहाँ पे भी है, तो उस वक्त तो आप उसको मान नहीं रहे थे। तो अभी तो अर्नब ने, पहले तो लोकल कोर्ट में ही हो गया था, उसके बाद हाई कोर्ट को इंटरटेन ही नहीं करना चाहिए था। अगर हाई कोर्ट को करना था कि 4 दिन उसने सुनवाई की हाई कोर्ट ने, और बाद में बोला कि आप लोकल कोर्ट में, हाई कोर्ट को तो रजिस्टर ही नहीं करना चाहिए था केस। पहले ही दिन 2 मिनट में बोल देता है कि सेशंस कोर्ट में आप जाके लीजिए बेल। वहाँ जब डिनाई हो जाता तब हाई कोर्ट ने तो बदमाशी की। यहाँ पे हाई कोर्ट के साथ माननीय लगाया जाता है, और वो क्या करते हैं कि पहले ही दिन नहीं डिक्लाइन करके 4 दिन लेते हैं, ये पक्ष सुनेंगे, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष, चौथे दिन रिजर्व रखते हैं अपना वर्डिक्ट और बोलते हैं आप नीचे से जाके लीजिए, और तब उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट भी तो ये देखेगा ना कि हम किस स्टेचर के आदमी की सुनवाई कर रहे हैं। और ये भले ही एक आदर्श रूप में आपको लगे कि नहीं बेल की सुनवाई है, हर एक व्यक्ति को बेल का अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसी में तो बोला है कि बेल हर एक नागरिक का अधिकार है। और मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ, ये DY चंद्रचूड़ का ही उन्हीं के स्टेटमेंट्स है, बयान है, उन्हीं के ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने कहा है कि मैं ये देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट्स जो हैं वो लगातार बेल डिनाई कर रही हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। तो उनके सामने कुछ उदाहरण डाले गए कि फलाने मामले में भी जो है बेल नहीं मिली, इसमें भी नहीं मिली। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि नहीं मिली तो वो गलत था, लेकिन हम यहाँ पे एक व्यक्ति को डिनाई नहीं कर सकते चूँकि पहले गलतियाँ हुई हैं। तो इसको एक आप मानिए कि एक प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि नहीं, बेल जो है मिलना उसका नागरिक का अधिकार है। उसके बाद ख़ास करके ऐसे मामलों में जो नॉन बेलेबल नहीं है, जो बेलेबल चीज़ें हैं उसमें ठीक है। क्या वो इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। 13 घंटे 2 दिन तुमने बुलाए, उसके बाद तुम उसके CFO को, उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर को, CEO को, सबको बुला के, तो वो लोग, उन लोगों को तो बेल नहीं मिली। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जल्दी सुनवाई पे जो है सवाल उठाते हैं। अब एक केस आ जाता है अगला जो रवीश ने लिखा है। रवीश आजकल बहुत कम लिख रहा है, अगर आप उसके वॉल पे जाइएगा तो पिछले 10 या 8 तारीख को मैंने पिछला शो किया था, और उससे अभी तक मैं शायद 5 या 6 ही पोस्ट लिखे हैं, और अपने प्राइम टाइम के लिंक उसमें ज़्यादा शेयर किए। उसके अलावा 2 या 3 ही लिखे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब वो लिखना बंद कर देगा ये बेहूदी बातें जो लिखता है। उस्मानाबाद के कोरोना लड़ने की एक मॉडल पे रवीश ने चर्चा की है। इस पे मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, क्योंकि रवीश ने इससे पहले कई मॉडल और भी उठा के बातें की। केरल का मॉडल आप लोगों को याद होगा, रवीश के चेले ध्रुव राठी ने तो उस पर किताब भी शायद लिख दी थी, कैसे केरल का मॉडल सक्सेसफुल है। और मई की जिस तारीख को इन लोगों ने प्रोग्राम किया, और उसके बाद का आप ग्राफ देखेंगे तो सीधे ऊपर जा रहा है। और देश के सबसे घटिया मैनेज्ड राज्यों में से एक केरल था, जहाँ पे कोरोना क्राइसिस। और ये उस्मानाबाद पे मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और रवीश ने इसलिए बात की क्योंकि उस्मानाबाद, एक तो उस्मानाबाद है और दूसरी चीज़ है कि वो महाराष्ट्र में आता है। रवीश के सामने बिहार और योगी का मॉडल नहीं दिखता,
कि योगी इतने बड़े सूबे का मुख्यमंत्री है और उसने किस तरह से मैनेज किया है इस पूरे प्रकरण को, कैसे टेस्टिंग सबसे ज़्यादा वहाँ पे हो रही है। बिहार में जिस ज़िले में, जिस गांव में मैं बैठा हूँ, यहाँ तो कभी कोरोना हुआ ही नहीं किसी को। बेगूसराय की मैं बात कर रहा हूँ, अभी 2-1 ऐसे केसेज आ रहे हैं, किसी किसी दिन 0 केसेज हैं। क्यों? क्योंकि लगातार टेस्टिंग की कैपेसिटी जो है बढ़ाई गई। लोग जो है, हो सकता है इधर के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता भी ज़्यादा हो, जो भी है। मॉडल तो फिर बिहार का भी है, बिहार के बेगूसराय का भी मॉडल पे काम होना चाहिए कि यहाँ पे ऐसा क्या किया गया कि यहाँ कोरोना उस तरह से नहीं फैला। फेल्ड कोरोना क्राइसिस के ऊपर रवीश ने कभी दिल्ली पे बात नहीं की, पुणे पे बात नहीं की, मुंबई पे बात नहीं की। शुरू में अहमदाबाद में जब ज़्यादा हो रहा था, चूँकि वो एरिया गुजरात का जो इलाका है वो बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वहाँ धनाढ़ लोग रहते हैं, वहाँ लगातार फ्लाइट्स आ रही थी, बाहर से आने वाले लोग थे। तो शुरुआत में वहाँ हॉस्पिटल्स में क्राइसिस हो रही थी कि 4 बजे तक लोग कोरोना पॉजिटिव का सर्टिफिकेट लिए हुए इंतज़ार में थे और उनके लिए बेड्स नहीं थे अवेलेबल। तो रवीश बड़े मज़े ले रहा था, हर दिन अहमदाबाद के ऊपर लिख रहा था। लेकिन जब से मुंबई में, पुणे में, आज भी उद्धव ठाकरे ने शायद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें बोला है कि अगली लहर जो आएगी वो सुनामी की तरह आएगी। तो उसकी विफलताओं पे रवीश नहीं लिख रहा है, दिल्ली की विफलताओं पे नहीं लिख रहा है। तो इससे पता चलता है ना कि तुम पॉजिटिव चीज़ भी दिखा रहे हो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद का, लेकिन तुम उसका नेगेटिव नहीं दिखाओगे कि उसने क्या नहीं किया कि मुंबई और पुणे जो है लगातार बदतर ही हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उसके ऊपर बाद में पता चलता है कि फैक्ट्री सरकारें बंद करवा रही थी, फिर एक अनाम मंत्री का या एक कद्दावर नेता का एक चिट्ठी जाती है कि नहीं फैक्ट्री खोलो, होने दो। जो पुणे के रहने वाले हैं वो मुझे बताते हैं ये सब बातें, तो नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये लोग एफआईआर करने में बहुत आगे हैं। खैर, तो अगला जो है 20 नवंबर को एक पोस्ट रवीश ने लिखा है, लोकपत्र संभाग करके इनका आता है, उसके जरिए शायद, कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती हैं, तो उसमें जो है ICAI जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने में सक्षम नहीं है। क्यों सक्षम नहीं है? तो उसके अलग अलग हो सकते हैं, और इस पे सवाल उठाते हैं तो बताइए कि इतनी बड़ी संस्था है और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट नहीं कर पा रही। अब 12 नवंबर को रवीश ने SSC GD वाले जो लोग हैं उनके ऊपर लिखा था कि उनका 3 साल पहले एग्ज़ाम लिया जा चुका है और उन पे ये लोग जो है, सरकार जो है उनको भर्तियां नहीं करवा रही है, उसका ज्वाइनिंग नहीं आ रहा है। रवीश के इन दोनों की मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि दोनों में विरोधाभास है। SSC का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होता है और ऑनलाइन में इतना फ्रॉड होता है। एजेंसी की गलती यही होती है कि वो जहाँ जिन लोगों को ठेका देती है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का, वो लोग जो हैं मैनेज कर देते हैं सेंटर को, पैसे लेते हैं और वहाँ से कहीं कहीं चोरी चलती है, जिसके कारण एक इलाके का आदमी केस कर देता है और उसके बाद केस पे सुनवाई होती है और उसके कारण वो लटकता चला जाता है। सरकार अपने स्तर पे उसमें ठीक काम कर रही है, ऑनलाइन हो रहा है। अब वही है कि ग्लिचेज जो हैं ऑनलाइन जो ही होगा तो उसमें ग्लिचेज आएंगे ही, और इस तरह के एक्सप्लॉइटेटिव नेचर के लोग होते हैं जो चाहे रिमोट सिस्टम से या किसी भी तरह से सिस्टम को हैक करते हैं। सामने में आपके कंप्यूटर लगा हुआ है, CCTV से मॉनिटर हो रहा है और कोई आपकी जगह पे जवाब जो है वहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है। लगातार पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था, उसको ऑब्जेक्टिव किया गया कि जितनी भी मतलब कमियां जो हैं धीरे धीरे दूर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फुल प्रूफ सिस्टम है, लेकिन इस सरकार ने काफ़ी कुछ किया है। तो दोनों बातें हैं, एक जगह ये कोस रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम क्यों नहीं कंडक्ट करवा रहा है, कोरोना के टाइम में बैचेज में लगातार हर दिन बुलाया जा रहा है, तो उनको करने दो रवीश, क्योंकि ऑनलाइन होगा फिर एक आदमी केस करेगा, फिर तुम ही लिखोगे कि इतने महीने से जो है रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, और ICAI को तुम कोसोगे, जबकि तुमको कोसना चाहिए उन लोगों को जो चोरी करते हैं। अब कोई चीज़ जब कोर्ट में चली जाती है, सब जुडिशरी हो जाती है, तब तुम कैसे कोस सकते हो संस्था को? तो दोनों बातें हैं रवीश की। उसके बाद 19 नवंबर को इन्होंने लिखा कि चाइनीज़ कंपनी Xiaomi जो है उसने शायद
50 लाख स्मार्टफोन्स बेचे हैं। अब उस पे रवीश कह रहा है कि गोदी मीडिया ने पूरा ड्रामा किया था और मूर्ख बनाया, सरकारों ने त्योरियां चढ़ा ली थी कि चीन को जवाब दे देंगे। सरकार ने त्योरियां चढ़ाई थी और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आप जाके डेटा देखिए कि कितना % इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, चाइना को एक्सपोर्ट बढ़ा है और चाइना से इंपोर्ट घटा है। और एक सर्वे आया जिसमें कहा गया कि लोगों ने, अब सर्वे का सैंपल साइज मुझे पता नहीं क्या इतना बृहद है कि पूरे भारत के लिए बोले, लेकिन एक सर्वे है, सर्वे का सहारा रवीश भी लेते हैं तो मैं भी ले रहा हूँ। 71% लोगों ने कॉन्शसली दुकान वालों से कहा कि हमें चाइनीज़ सामान नहीं चाहिए, हमें कोई भी नॉन चाइनीज़ सामान दो। दिवाली की ख़रीदारी की मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें बोला। तो रवीश यहाँ पे मज़े ले रहे हैं कि शाओमी ने इतना फ़ोन बेचा। रवीश ये नहीं बताता है कि शाओमी की कितनी फैक्ट्रियाँ इस देश में हैं, क्या वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है या मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। रवीश ये नहीं बताएगा आपको, और ये मैं भी नहीं बताऊंगा, ये आप जाके खुद खोजिए कि शाओमी जो है चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर जो है वो भारत में कितनी फैक्ट्री में स्मार्टफोन और जितनी चीज़ें आप चाहे मी बैंड हो, टीवी हो, बैटरी पावर बैंक जो होता है वो कहाँ से बन रहा है, कौन बना रहा है, वो किसको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये सारी चीज़ें देखिए। रवीश चाहता है कि इकॉनमी बर्बाद हो जाए, जितने इन्वेस्टमेंट्स आए हैं चाहे चाइना से आए हैं तो उसको भी हम भेज दें वापस, जबकि चाइना वाला उन्हीं लोगों को रोज़गार दे रहा है जिसके बारे में नौतली थिलिच, मेरे बाबू ने नौतली थिलिच की थी। बेरोज़गारी की बात करते हैं और कोई कंपनी, विदेशी कंपनी निवेश कर रही है यहाँ पे तो उसमें भी इनको दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम एंटी चाइना है, चाइना, अरे चाइना से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। अब वो यहाँ पे हमारी इकॉनमी में फ़ायदा पहुँचा रहा है, वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लोगों को रोज़गार दे रहा है, हमारे यहाँ से लोकल रॉ मटेरियल्स ले रहा है और वहाँ पे बिजनेस कर रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें चाहिए कि वो हमें टैक्स दे प्रॉपर, यहीं पे सामान बनाए और यहाँ के लोगों को रोज़गार दे। अब नवंबर 8 को इनका जो है अर्थव्यवस्था पे रोना रोने लगे कि नोटबंदी से बर्बादी फैल गई, करोड़ों, लाखों करोड़ों युवा बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण। ये डेटा कहाँ से रवीश लाया नहीं पता। वो लाखों करोड़ों, करोड़ों मतलब कम से कम 3 करोड़ तो होना चाहिए करोड़ों बोलने के लिए। 3 करोड़ युवा कहाँ हैं जो बेरोजगार हैं? वो पहले क्या कर रहे थे जो अब बेरोजगार हो गए नोटबंदी के कारण? रवीश ये नहीं बताएगा। रवीश ये इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये विशुद्ध झूठ है। नोटबंदी के कारण रोजगार नहीं गए, नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी मंदी आई थी। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि नोटबंदी का फ़ायदा क्या हुआ। इस पर मैं 2 मिनट आपका लेना चाहूँगा और ये बात क्लियर करनी ज़रूरी है। और ये भी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं सरकार के किसी व्यक्ति से पूछ के बता रहा हूँ, मेरी जो समझ है उससे बता रहा हूँ। बड़े नोटों को प्रचलन से बाहर करने का, और क्योंकि 500 और 1000 के नोटों की प्रिंटिंग जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब बाहर से होने लगी थी, नोट इतने पाकिस्तान में बन रहे थे, चाइना भी फ्लश करना चाह रहा था, तरह तरह से लोग फ्लश, उसको जो है कंटेन करना आवश्यक था। और सिस्टम में कहा जाता है कि सारा पैसा आ गया तो काला धन गया कहाँ। वही बात है कि पहले सिस्टम के पास अकाउंटेड नहीं था कि पैसा है कहाँ कहाँ। अब सिस्टम में है कि किस किस आदमी के पास कितना पैसा है। अब इसमें यह है कि आपके पास कोई ऐसा लॉ नहीं है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईमेल से नोटिस भेज सके या एक साथ नोटिस भेज सके कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि ये जो 64 लाख लोग हैं जिन्होंने 86% कैश जो है जमा किया है नोटबंदी के दौरान, डेटा हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, तो इन सब को एक साथ जो है बुलाया जाए। उतना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए टेक्नोलॉजी लगती है, उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होगा कि इन सब बिंदुओं को आइडेंटिफाई करो कि किसने किया, वो क्या कर रहा है, उसका आईटी रिटर्न क्या है। या तो ह्यूमनली उसको करेगा, एक एक आदमी उस पर बैठेगा, वेट आउट करेगा, उसके बाद जो है नोटिस वहाँ से जाएगा। और भारत में आप जानते हैं लिटिगेशन का प्रोसेस क्या होता है। आईटी डिपार्टमेंट को हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा हो जाए इसको नोटिस भेजने में और रिकवरी कम हो, ये भी एक एस्पेक्ट है। तो उस पर एक हो सकता है कि बैकग्राउंड में सरकार के पास या रिजर्व बैंक के पास इनके पास डेटा है, उसको कैसे टैकल किया जाए उस पर हो सकता है कुछ होने वाला हो, या हो सकता है कि ठीक है ना ही हुआ हो, कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ कि किसके पास कितना कैश था वो तो अकाउंटेड हो गया। उस पर अब धीरे धीरे ही सही उनसे जवाब तो मांगा जाएगा। तो नोटबंदी का ये तो एक फ़ायदा है।
दूसरा फ़ायदा ये है कि टेरर फाइनेंसिंग, आप देख लो ना, नक्सल घटनाएं कितनी हुई 2016 के बाद। आप ये तो हमें बताओ कि टेरर एक्टिविटीज़ कितनी हुई है, कितने बार आप सुन रहे हैं कि नकली नोट पकड़े गए। तो ये सारी बातें भी हैं जो जिस पे कोई बात करना चाहता नहीं। रवीश ने लिख दिया है कि घरों में रखे पैसे बर्बाद हो गए। रवीश खुद कहता है कि सारा पैसा वापस आ गया बैंक में। रवीश खुद कह रहा है कि घरों में रखे पैसे बर्बाद हो गए। तो वो कौन से पैसे थे जो घरों में रखे हुए बर्बाद हो गए भाई? किसका पैसा बर्बाद हो? मैंने तो नहीं सुना कि किसी घर में रखा हुआ पैसा बर्बाद हो गया। तुम जब बोल रहे हो कि 100% मनी बैक इन द सिस्टम आ गया, तो तुम ये किस बर्बादी की बात कर रहे हो? इसका मतलब है तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद आप अगर देखेंगे ये 3 स्टेप में बोल रहा है कि बर्बादी फैलाएगी। जीएसटी जैसे रिमार्केबल चीज़ को जो पूरी दुनिया में चल रही है, वैसी व्यवस्था को जो पहले शायद 17 टैक्स था, 17 टैक्सेज, एक ट्रक अगर एक स्टेट से मूव करता था तो उसको दूसरे जगह पे जाते जाते 17 तरह के टैक्सेज लगते थे एक प्रोडक्ट या सर्विस पे। सारा हटा के लेयर्ड वे में 4 टियर में बनाया गया कि 0 टैक्स होगा, 3 से 5% होगा, 12% होगा, 18%, 28, इस तरह का अलग अलग लेयर बनाया गया कि जो सामान जितना लग्जरियस है, जो एक अफोर्ड कर सकता है क्लास, तो उससे ज़्यादा हम टैक्स लेंगे उन सामान पे। जैसे लग्जरी कार है, 1 करोड़ की कार है तो उस पर 28% का लग्जरी टैक्स लगेगा। उस तरह की चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को ये एक बहुत ही मतलब रिमार्केबल चीज़ है कि गांव का एक दुकानदार जो है अब जीएसटी फाइल कर रहा है। पहले थोड़े ग्लिचेज थे लेकिन अब सुधर गए। और हमेशा ये होता है कि नए टैक्स रेजिम में जब आप जाते हैं, ये सारा जो एक तरह से मतलब आप इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, सामान खरीद रहे हैं, सेल्स टैक्स लगता था, वैट लगता था, फलाना ढिमका, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आप जो है उसको सरलीकरण कर रहे हैं, उसको सिंपल बना रहे हैं। तो शुरू में महंगाई बढ़ती है हल्की सी, क्योंकि लोग डबल टैक्स लेने लगते हैं। आप प्रकाशक के पास जाइए तो वो कागज़ के भी टैक्स ले रहा है और एक्स्ट्रा जो टैक्स सरकार ले रही है, तो वो जो रिमूव हुआ है, हटे हैं जो टैक्सेस, उसको अकाउंट नहीं करेगा। बोलेगा कि नहीं, नया टैक्स 100 पे 8 रुपया, हम 108 रुपया आपसे लेंगे। वो उस चीज़ को भूल जा रहा है कि पहले तुम जो प्रोडक्ट 90 रुपये में बेच रहे थे उसको अब 98 में बेचो, ना कि 100 में बेच रहे थे 108 में बेचो। इस तरह की चीज़ें अब जो है नॉर्मलाइज हो गया, अब उसका इफेक्ट दिखना शुरू हो गया। उसके बाद तालाबंदी पे रवीश ने बात उठा दी कि तालाबंदी कर दी, बर्बादी फैल गई पूरी। रवीश खुद बोलता है, शुरुआत में आप मई तक इसका सुनते रहिए तो बोलता है क्या हमें तालाबंदी पहले करनी चाहिए थी, क्या हमें पहले ये सब करना चाहिए था। और अब बोल रहा है कि तालाबंदी हो गई तो अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी। जबकि सारे इंडिकेटर्स जो दूसरी तिमाही का डेटा आया है, उसके बाद जो डेटा आया है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का डेटा आया है, फ्रेट मतलब जो मालवाहक जो रेलगाड़ियाँ होती हैं वो माल कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उसका स्टील के प्रोडक्शन का, ये सारे बहुत ही कोर इंडिकेटर्स होते हैं इकॉनमी के कि क्या आपकी इकॉनमी सुधर रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, चीज़ें अब बिकनी शुरू हो गई और मोर और लेस हर चीज़ खुल गया। सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद हैं, वो भी अब स्टैगर्ड वे में अलग अलग राज्य जो उसको भी खुलती जा रहे हैं। इन सब चीज़ों को लेते हुए भी ये मतलब वही है कि ये आदमी आंख पे टिन का चश्मा लगाए बैठा है और इसको कुछ भी सही नहीं लग रहा है। बावजूद इसके नोटबंदी के बाद 2017 में 3/4 बहुमत से योगी की सरकार आती है। 2019 के भी चुनाव में ये लोग यही रोना रो रहे थे, ज़्यादा बहुमत से मतलब भाजपा की सरकार आती है। उसके बाद एक के बाद एक राज्यों के चुनाव हुए, उसमें लगभग में भाजपा ने अच्छा किया है। तो ये सब जो है रवीश को नहीं दिखता है, वो सीधा लिख देता है युवाओं की एक पीढ़ी बर्बाद हो गई। कौन से युवा की, कहाँ की पीढ़ी बर्बाद हो गई रवीश? वो कोरोना के कारण कहाँ बचा हुआ है, कौन सा देश अच्छा कर रहा है, इन सब चीज़ों को संदर्भ में रवीश नहीं लेता है। और यही कारण है कि ये पतित आदमी, ये नफरत भर दी गई, बुज़दिल बना दिए गए और महान बनने की दूसरी सनक का नाम है नोटबंदी। ये सब कह के अपना दुकान किसी तरह से चला रहा है और टॉप 10 हिंदी न्यूज़ चैनल की भी होड़ से बाहर हो गया। और अब रोता रहता है कि क्या दलितों के घर में मीटर लगा है, किसी मुसलमान के घर में मीटर लगा है, इस तरह की बेहूदी बातें करता है। तो जिस तरह से रवीश ने कहा कि महान बनने की सनक का दूसरा नाम है नोटबंदी, ये ऑब्वियसली मोदी पे कटाक्ष कर रहा था। तो बकचोद बनने की सनक का दूसरा नाम है रवीश का प्राइम टाइम। बहुत बहुत आभार आपका, नमस्कार।